जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है और क्या बताऊं यार, इस टाइम सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, लगभग अच्छा खासा टाइम हो चुका है और अभी सूरज भी नहीं निकला है। अब ऐसे में वीडियो बनानी ज़रूरी, क्योंकि टॉपिक एक इस तरीके से है कि अगर मतलब इसे मिस नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है ये। अब दोस्तों टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि भाई एक खबर क्या है, अगर हम देखें खबर तो ये कि कुरान बर्निंग, कुर्द्स प्रोटेस्ट इन स्वीडन। कल की खबर है, टर्की कंडेम्स वाइल कुरान स्वीडन कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट। और इस तरीके से पूरे का पूरा मामला है कि अलग अलग स्वीडन अलाउज बर्निंग ऑफ कुरान इन फ्रंट ऑफ टर्किश एम्बेसी, एनवॉय सम्मन्ड। अब आप समझिए ये मामला है क्या कि एक तरफ तो स्वीडन जो है वो भी टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाने की परमिशन दे रहा है और सब चीजें। अब ये एक इशू है बर्निंग ऑफ कुरान। कुरान इज द पायस बुक ऑफ इस्लाम। तो यहाँ इशू क्या है? हमें यहाँ इशू अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है कि डायमेंशंस जो हैं ये अलग अलग हैं। इन डायमेंशंस को हमें समझना होगा कि असलियत में सारी डायमेंशंस कौन सी क्या कर रही है। रासमस नाम का बंदा है, फैक्चुअली में उस पर नहीं जा रहा, क्या करता है क्या नहीं करता, वो क्यों जला रहा है, कैसे ऐसा मामला है, सब चीज़ें मैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी फैक्ट्स बहुत सारे मौजूद हैं, एनालिसिस अच्छा खासा अलग अलग यूट्यूबर्स ने कर रखा है, अलग अलग लेवल पर डिस्कस हो चुका है। लेकिन भाई बीइंग अ टीचर मैं इस मामले को किस तरीके से देखता हूँ, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यहाँ ही मतलब यही कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखाई देंगे। एक तरफ यहाँ देखा जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पर मामला है। अब सबसे पहले इसके बनाम इस्लाम, जो प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले तो यही लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब दूसरा, आप इसे देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का मामला ज्यादा लग रहा है कि असलियत में दो सिविलाइजेशंस जो हैं वो आपस में भिड़ गई हैं, क्लैश कर चुकी हैं। लेकिन असलियत में एक मामला यहाँ पर कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स का भी खुलकर नजर आ रहा है। अब ये जियो पॉलिटिक्स का मामला क्या है, इसे भी हमने देखना है। वो पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, इसे के ऊपर कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। अब भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला ये है कि आपका जो मन है, आपका जो विचार है, उसमें अगर आपको लगता है कि वो विचार ठीक है तो आप उसे एक्सप्रेस करो, बताओ। यहां तक कि डिस्कस होता है कि आप जो कह रहे हैं मैं उसमें सहमत नहीं हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके कहने की इस आजादी के लिए, बोलने की आजादी के लिए मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूं कि आप जो बोल रहे हैं उसके लिए मैं अपना सर कटाने को तैयार हूं कि ठीक है आप, क्योंकि इस बोलने की आजादी की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे बड़ा काम है। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अब यहां पर एक तरफ है यूरोपियन कंसेप्ट। अब यूरोपियन कंसेप्ट क्या है? यूरोपियन कंसेप्ट इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ये कह रहा है कि इस पर नो रिस्ट्रिक्शन, कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यही जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन कंसेप्ट में आता है, तो यहां मुझसे अगर पूछा जाए तो इंडियन कंसेप्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में यूरोप से कहीं ज्यादा बेटर नजर आता है, क्योंकि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात की गई है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की इसमें बात की गई है।
अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है ये समझिए। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी की भावनाओं को, खासकर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, और बहुत सारी, और इन सब मामलों में, और सबसे बड़ी बात, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक डिसेंसी बनाए रखना भी आपका काम है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट न जाने कितने सारे डिसीजंस दे चुका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर। अगर आज तक सुप्रीम कोर्ट में दो सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो उसमें एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्कस हुआ है आर्टिकल 21, जिसमें हम कहते हैं राइट टू लाइफ। अब मोटा मोटा इस चीज को समझिए। यूरोपियन कंसेप्ट क्या है? यूरोपियन कंसेप्ट है नो रिस्ट्रिक्शन, इंडियन कंसेप्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि यूरोप वाले कहीं ना कहीं अपने धर्म यानी पादरियों को, नन को सेक्स करते हुए दिखा देंगे, उनकी पॉर्न बनाते हुए दिखा देंगे, चर्च के अंदर न जाने क्या क्या करते हुए दिखा देंगे, मूवीज के अंदर जो धज्जियां उड़ाते हैं किसी की भी वो दिखा देंगे। उनको अपने झंडे से कोई समस्या नहीं है, वो अपने झंडे को कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रीडम एंड स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक अलग ही लेवल का है। अब वो लेवल गलत है सही है ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन उस हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बहुत सारे रिपरकेशंस दिखाई देते हैं, वो यहां पर भी आपको समझना चाहिए। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा है, इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा है कि भाई यहां ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं। अब इस्लाम की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इस्लाम के अंदर जो मैं बार बार इसमें डिस्कस कर चुका हूं कि असलियत में जो मोरालिटी की बात की गई है, उस मोरालिटी के अंदर एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। और उस स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर सबसे पहला जो मेन रिस्ट्रिक्शन है, प्राइम रिस्ट्रिक्शन है, यू कांट रेज वॉइस और क्वेश्चन वॉइस अगेंस्ट कुरान, इस्लाम, प्रॉफिट एंड सबसे बड़ी बात अल्लाह। इनके ऊपर आप किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये क्लियर वर्ड्स में है कि यहां आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन इनके ऊपर उठा ही नहीं सकते। जो लिख दिया गया वो हमेशा के लिए ट्रुथ है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। अगर उसमें बोलेगा तो मौलाना, मुफ्ती को, मौलवी, काजी बोलेगा, यानी जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो बोलेगा, अथॉरिटी के साथ बोलेगा, और इसके अलावा किसी को कोई सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके की बातें, या ये कहा गया है क्लियर वर्ड्स में इस्लाम के मामले में, यानी यू कांट रेज क्वेश्चंस। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से इस्लाम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर उठा नहीं सकते। ये यहां पर माना जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आई है कि इस्लाम को मानने वाला जो मुस्लिम है उसके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है, ओनली वी आर प्योर, रेस्ट आर काफिर। वी आर प्योर और रेस्ट आर काफिर, ये जो कंसेप्ट है ये इस्लाम को कोई नकार नहीं सकता। दुनिया का कोई बंदा ये नकार नहीं सकता कि ये एक आम मुसलमान के दिमाग में बेसिक कंसेप्ट शुरू से आखिरी तक बिठाया गया है कि वी आर प्योर, वी आर पायस, हम ही सही हैं, ओनली वी आर राइट, ओनली वी आर प्योर एंड ओनली वी आर राइट। और दुनिया में बाकी जो दुनिया है वो काफिर है, यानी
और उसको आप एक सेकंड क्लास की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे भाई सीधी सी बात है, आप एक बंदे को अपने को तो प्योर और दूसरे को इम्प्योर जिस समय मानना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली उसमें उसी टाइम आपने सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट कर दिया कि यू एंड आई एम प्योर, यू आर इम्प्योर, आई एम ट्रू, यू आर रॉन्ग, बिना दूसरे कंसेप्ट को जाने कि दूसरा उस मामले में क्या है। इस चीज को बीइंग अ हिंदू मैं भी बता सकता हूं कि भाई जब मुझे कैसा लगेगा कि अगर मुझे कहा जाएगा तू तो काफिर है और क्योंकि तू मूर्ति पूजा करता है इसलिए तू, मैं ये चीज मैं रियलिटी कई एक दो बार फेस किया है, जो बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स के बीच में कई बार एक आधा कोई उनका ऑर्थोडॉक्स वो पार्ट आ जाता है, तो मेरे फ्रेंड्स हालांकि पढ़े लिखे हैं, वो इन चीजों को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन एक आधा जो बंदा आ जाए और खासकर मुंह पे एक आधा बोल जाए अरे तुम तो मूर्ति पूजा करते हो, अरे जा, तो ये जो वर्ड है कि अपने से सामने वाले को सेकंड क्लास समझना, डिग्रेडेड समझना, और हिस्ट्री उठाकर देखिए उसके ऊपर जजिया लगाना, और जजिया का जो टैक्स है वो यही है कि टैक्स ऑफ नॉट बीइंग अ मुस्लिम, टैक्स ऑफ नॉट बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं, मुस्लिम नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये एक टूल टू कन्वर्जन हुआ करता था। अब दूसरा इसका ओनली वी आर ट्रू वाला जो कंसेप्ट है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। नुपुर शर्मा मामले के अंदर, नुपुर शर्मा सही थी गलत थी वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस तरीके से तस्लीम रहमानी ने भगवान शिव के बारे में बोला, उसके ऊपर कहीं पर कोई चर्चा डिस्कशन नहीं हुआ, और वो बंदा बहुत शातिर तरीके से चुपचाप निकल गया। और उसके बाद जैसे ही नुपुर शर्मा ने क्वेश्चनेबल फॉर्म में पूछा कि जिस तरीके से आपने भगवान शिव के बारे में बोला, क्या मैं बोलूं, और एक दो लाइनें, बस वहां से सर तन से जुदा कन्हैया लाल का मर्डर, और उधर दूसरा जो पुणे के अंदर मर्डर था वो मर्डर, और सब अमरावती के अंदर मर्डर, और उसके बाद कहानियां शुरू कि तुमने नुपुर शर्मा को कैसे सपोर्ट किया, इवन सपोर्ट करने के अंदर। अब आप सोचकर देखिए कि आप किसी को सपोर्ट या अपोज तक नहीं कर सकते, क्योंकि दबाव इतना है, क्योंकि माना क्या जा रहा है सेकंड क्लास सिटीजन। ये एक बिटर ट्रुथ है। अब हो क्या रहा है इसका नेक्स्ट लेवल, कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर आप समझें तो कोई दो राय है नहीं कि दुनिया ओनली वी आर प्योर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज काफिर। अब हुआ क्या कि टूल्स भी आप देख सकते हैं, जजिया से लेकर तीर्थ यात्रा महसूल, पिलग्रिमेज टैक्स के, कोई भी हिंदू जो है अगर वो अपनी यात्रा करने जाएगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, जैसे अपने यहां मंदिर ना बनने देना। और क्रिश्चियनिटी के मामले में भी, हाया सोफिया मामले के अंदर अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो इस्लाम का जो बिहेवियर है दुनिया के साथ वो यही है। अब यहां इस्लाम ने जिस तरीके से दुनिया को आज तक ट्रीट किया कि हमारे सामने बाकी दुनिया जो है वो सेकंड क्लास है। अब तीसरा स्टेप यहां आ जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का। मामला क्या हुआ है? मामला यह हुआ है, पहली बात इतना समझ लीजिए कि मैं किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी के लिए, अपमान के हमेशा खिलाफ रहा हूं। दुनिया की सभी धर्म जो हैं वो पवित्र हैं, दुनिया की सभी किताबें पवित्र हैं, सम्मान सबका करना चाहिए। मैं हर उस इंसान का अपोज करूंगा जो किसी धर्म को सेकंड क्लास समझेगा या किसी धर्म का अपमान करने में विश्वास करेगा, उसमें कोई भी हुआ। आप दूसरे की मानसिकता को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया में हर आदमी, जब एक मां के दो बच्चे हैं तो दोनों समान नहीं हैं, तो विचार समान कैसे हो सकते हैं?
व्यवस्था समान कैसे हो सकती है, हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती। हमें समझना पड़ेगा अगर इंसान अलग अलग हैं तो सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, विचार भी अलग अलग हो सकता है। और ये चीज इस चीज में समझ में आती है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड जो वन गॉड की बात करता है, बिल्कुल सही बात है, वन गॉड, उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो कल्चर और प्रोसेस के नाम पर बट गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अलग प्रोसेस और अलग सिविलाइजेशन यहां मैटर कर रही है। ये बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि किसी को भी सेकंड क्लास या आउटवर्ड या नफरत की नजर से ना देखें। ये सिर्फ और सिर्फ आग लगाती है और कुछ नहीं करती है। अब यहां मामले को समझा जाए। मामला यहां पर यह है कि ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड यहां पर मौजूद है और इस इस्लामिक वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो यहां पर फ्लो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टर्की के को छोड़ दिया जाए तो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पर किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके से होने ही नहीं दिया गया है। अगर आप यहां अजरबैजान भी इसी तरीके से, ये इस्लामिक वर्ल्ड है जो मेन लेवल पर है। इसमें टर्की के अंदर थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन टर्की भी नाटो पर ही डिपेंडेंट रहा। बाकी दुनिया के किसी इस्लामिक देश के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर कोई महारत या कोई अचीवमेंट जो एप्रिशिएबल अचीवमेंट हो वो आज तक आपको नजर नहीं आई होगी। सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं यूरोपियन पावर्स के ऊपर या अमेरिका के ऊपर के टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका देंगे तब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया मलेशिया का लेवल अलग है। इंडोनेशिया मलेशिया के ऊपर डिस्कशन इसलिए नहीं करनी अभी हमने क्योंकि ये दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड कल्चर की फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में है कि कल्चर भले ही मतलब रिलीजन भले ही इस्लाम है लेकिन इन्होंने अपना बेसिक कल्चर नहीं छोड़ा। तो इसलिए इन दोनों को तो इस्लाम के बाकी देश भी बहुत ज्यादा सा रिगार्ड नहीं करते कि आप तो सच्चे मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि आप वो कल्चर या वो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे जो इस्लाम की हैं। अब जब हम यहां आ जाते हैं तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। अब यहां क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां एक तरफ तो ये इस्लामिक वर्ल्ड है जो कि पूरे का पूरा बात कर रहा है कि ऑन रिलीजन इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, रिलीजन इज अबव ऑल। सब के ऊपर क्या है, रिलीजन है, धर्म है, सबसे ऊपर धर्म है। और यहां अगर बात की जाए तो ये है यूनाइटेड किंगडम, और सॉरी ये पूरे का पूरा जो है वो वेस्टर्न या यूरोप हम मोटे तौर पर मान लें। अब यहां नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जितने भी हैं, अब आप सोचिए यहां कह रहे हैं कि इंडिविजुअल राइट्स सबसे मेन है। अच्छा, मजे की बात यह है ये क्रिश्चियन है और ये इस्लाम है, दोनों के दोनों आपस में 7 तो क्रूसेड लड़ चुके हैं, छोटे बड़े 7 क्रूसेड लड़ चुके हैं और डेडिकेटेडली जो है जेरूसलम पर कब्जे की लड़ाई इनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हो रही है। अब इसीलिए यहां पर अब इंडिविजुअल राइट्स की बात है। इंडिविजुअल राइट्स के अंदर क्या है कि हम जो चाहते हैं वो बोलेंगे एंड ऑन, ठीक है। वो अपने धर्म को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उनके लिए दुनिया के बाकी धर्म भी वैसे ही हैं। तभी आप देखेंगे आए दिन कभी गणेश जी है वो टिश्यू पेपर पे टॉयलेट्स के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की फोटो बना देना, जूतों के ऊपर फोटो बना देना, अपने प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा ऊपर वो क्या नाम है ओम लिखवा लेना, इस तरीके की हरकतें वो करते रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब एक जीने का उनका तरीका है, अब उसमें बुरा भी लगता है, लेकिन अब वही वाली बात है कि फिर ऑब्वियस सी बात है अगर रिवर्स भी कर दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक तरफ तो वो सोसाइटी, अब यहां हिंदू जाते हैं तो वो टॉलरेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हिंदू अगर यहां जाते हैं तो टॉलरेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर यहां देखा जाए
तो एक चीज तो ये हुई कि यहां क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर पूरे की पूरी जो फ्रीडम के नाम पर सिस्टम चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल, और मॉडर्न रिफॉर्म्स यहां पर काफी हद तक हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हुई है कि असलियत में इस क्रिश्चियन वर्ल्ड ने इसे वार जोन में कन्वर्ट कर रखा है। हालांकि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि क्रिश्चियन वर्ल्ड ने उनसे क्या छीन लिया, लेकिन पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अगर आप ये उठाकर देखेंगे तो वो कमोबेश किसी ना किसी वार जोन में है, और वार जोन में होने के बाद यहां से हथियार, गोला बारूद, और दूसरा आता है यहां पर कि आप लड़ो। यहां ये लोग लड़ते हैं और यहां इनके पैसे बनते हैं। चलो, अब प्रॉब्लम यहां से आई कि जैसे ही ये पूरा रीजन वार जोन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी वजह से यहां से बहुत सारे माइग्रेंट्स फ्री लाइफ जीने के लिए अलग अलग तरीके से यहां पहुंचने लगे। फ्रीडम, देखो फ्रीडम चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से, ये याद रखिएगा, हर आदमी फ्रीडम चाहता है लेकिन अपने हिसाब से। यहां प्रॉब्लम ये आई कि ये सारा क्योंकि वार जोन है तो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी की फॉर्म में ये सारे के सारे इधर पहुंचने लगे, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स की फॉर्म में यहां पहुंचने लगे, या अलग अलग फॉर्म्स में यहां पहुंचने लगे। खासकर जैसे अफगान वॉर हुआ तो बहुत सारे अफगानी पहुंच गए, सीरियन वॉर हुआ तो पहुंच गए, ईरान इराक वॉर हुआ तो पहुंच गए, और कैसे ना कैसे करके इन लोगों को लास्ट ऑप्शन अपना वार जोन छोड़कर जो है यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि सारा का सारा मामला है तो यहां असलियत में अब समस्या आ चुकी है कि फ्रांस के अंदर 5% मुस्लिम्स हैं, और कहीं ना कहीं ओस्लो से लेकर स्टॉकहोम वगैरह के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई कई जगह पर 70-80% मुस्लिम्स हैं। यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर तो ईस्ट लंदन के अंदर एक अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो मुस्लिम्स का है, और यही रीजन है कि ऋषि सुनक के कंपैरिजन में आपको एक जो ऑफिसर मिलेगा, ऋषि सुनक के कंपैरिजन में जो ऑफिसर में जो कॉम्पिटिटर मिलेगा वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है पाकिस्तानी लंदन की पॉलिटिक्स के अंदर, या यूं कहें लंदन का मेयर भी रह चुका है वो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के अंदर। यानी वोट बैंक, डेमोक्रेसी में वोट बैंक मैटर करता है। यूरोपियंस की पॉपुलेशन कम हो रही है, लगातार माइग्रेंट्स जा रहे हैं, यूरोप के अलग अलग इलाकों के अंदर फैल रहे हैं। एक खबर तो ऐसी भी थी कि ओस्लो के अंदर अब क्लेम करने लग गए हैं कि भैया जितने बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं वो 70% बच्चा जो है वो मोहम्मद नाम से शुरू हो रहा है, यानी मुस्लिम है। तो अगर आप कहें तो हमारे को यहाँ पर अब शरिया लॉ चाहिए। इसीलिए ईस्ट लंदन से खबरें आती हैं कि शरिया पॉलिसिंग के नाम पर यहाँ पर जो है वो दंगे हो गए, और एक बार को तो हिंदू मुसलमान वाले दंगे भी शुरू हो गए थे वहां पर। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, अलग अलग कंट्रीज, अब यूरोपियन कंट्रीज की आदत क्या है, यूरोपियन कंट्रीज शुरू से आजादी के अंदर रही हैं, आजादी इन द सेंस वो अपने तरीके से सिस्टम में रही हैं, उनको किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन महसूस नहीं हुई, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म मतलब क्रिश्चियन धर्म ही मौजूद था, बाइबल कॉमन पार्ट था, कॉमन एक कॉमन रिलीजियस टेक्स्ट है जिसके ऊपर लगभग सभी भरोसा करते हैं, और इसलिए कुछ परसेंटेज अगर नहीं भी करती तो भी चलता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर पेनिट्रेट किया एक ऐसी सोसाइटी ने जो कि अभी तक एक मिडिवियल एज में है। यहां इंडिविजुअल राइट्स आर एवरीथिंग, यहां पर रिलीजन इज एवरीथिंग, यहां रिलीजन इज एवरीथिंग, यहां धर्म ही सब कुछ है, धर्म ही, रिलीजन इज अबाउट स्टेट, धर्म राज्य से ऊपर है। यहां जब इंडिया के अंदर भी अगर आप, मैंने एक वो डिबेट देख रहा था, कौन सा शादाब चौधरी है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं है, तो उस बंदे से पूछा गया शरिया या कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कुरान या कंट्री, कहता कुरान, ओपनली कहता कुरान या कंट्री में से कुरान।
अब असलियत में माइंडसेट ही ये है कि अगर आप कंट्री की जगह कुरान को पहले मान रहे हैं तो बुराई नहीं है, लेकिन फिर कंट्री सेकेंडरी जब हो जाता है, और खासकर ऐसी सिचुएशन में जब मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करती हो, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। इंडिया में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए दिन देखने को मिलते हैं। स्वीडन वगैरह, पहले ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये पहले इंडिया को कहते थे कि ये मतलब रैबिट्स की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं, मतलब हिंदुस्तानियों के बारे में, रिलीजन पर्टिकुलर नहीं, कि रैबिट्स की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं, और उसके बाद ये सारे बच्चे आपस में धर्म और जानवरों के नाम पर लड़ते हैं। पहली बार यहां यूरोपियन कंट्रीज में भी ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो फ्रीडम के नाम पर वो किसी को भी इंसल्ट करने की बात कर रहे हैं, और अपने तरीके से कभी शार्ले हेब्दो हो जाता है, कभी कुछ, और दूसरी तरफ ये कम्युनिटी अच्छे खासे नंबर में है जो यहां जाकर या पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं, जैसे फ्रांस के अंदर सैमुअल पैटी का गर्दन काट देना भरी सड़क के ऊपर, या मतलब पूरी भीड़ के ऊपर इस्लाम का नाम, अल्लाह का नाम लेके ट्रक चढ़ा देना और ऐसे ऐसी हरकतें करना, जिसने पहली बार यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर एक एंटी मुस्लिम हेटेडनेस डेवलप किया। यानी कहने का मतलब यह है, अभी तक जो मुस्लिम दुनिया को काफिर कह रहा था, अब ऐसा ही कुछ नाम दुनिया मुसलमानों के लिए, या वैसा ही बिहेवियर दुनिया मुसलमानों के लिए कर रही है। ये जो रिवर्सल है, ये असलियत में पहली बार, और ओआईसी से लेकर मुस्लिम कंट्रीज को पेनफुल लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई बेसिक सा थॉट है, आप किसी को गाली बकोगे वो भी गाली बकेगा। अब भले ही उसने गाली 4 दिन बाद दी, लेकिन बकेगा। आप किसी को सेकंड क्लास मानोगे तो सामने वाले ने भी तुम्हारे को उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर मानना शुरू कर दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। ये लगभग कोरोना पीरियड में कुछ ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहां यूरोप के अंदर जब तक पैसा है, खुशहाली है, पैसा और खुशहाली की वजह से वो एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और मुस्लिम्स की परसेंटेज सिग्निफिकेंट थी नहीं। एकदम से जब मुस्लिम्स की परसेंटेज एक अच्छे खासे लेवल पर पिछले 10 साल के अंदर अच्छी खासी हुई है, और अटैक्स बढ़े हैं और सब चीजें बढ़ी हैं, तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी जो फ्रीडम है, उनके राइट्स जो हैं, उनके ऊपर असर पड़ रहा है, उन पर दबाव पड़ रहा है। और क्योंकि उन पर दबाव पड़ रहा है, तो उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया, और रिएक्ट उसी भाषा में करना शुरू किया। इंडिया में 14% है, अच्छे खासे हैं, लेकिन यहां एक शुरू का पार्ट क्या है सेक्युलरिज्म में, कि रिस्पेक्ट। अब हिंदुइज्म में एक रिस्पेक्ट होती है, जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहा। आजकल हिंदू भी रिएक्ट कर रहा है, आजकल हिंदू भी उसी लेवल पर रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जरा सी पठान नाम सुनते ही भड़क जाना असलियत में एक हेट्रेडनेस को दिखा रहा है, जो पहले हेट्रेडनेस पहले लेवल पर थी। कितने सारे लोग ऐसे हैं, अब भाई सामने वाला अस्सलाम वालेकुम करता है, मैं वालेकुम अस्सलाम कर देता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं उसी को नमस्कार करता हूं, गुड मॉर्निंग कर देता, तो ऐसे लगता है थूक दिया। भाई इफ यू वांट टू टेक रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, मतलब आप रिस्पेक्ट खुद चाहते हैं, तो ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट ऑल्सो ना। मतलब गुड मॉर्निंग बोलने में कुछ नहीं है, गुड मॉर्निंग तो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेरा और मेरे में से मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है। तो रिस्पेक्ट कहां हुई? इफ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट। भाई आप अगर चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, यह दुनिया का बेसिक उसूल है ना यार। आप अगर चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, तो असलियत में आपको भी सामने वाले को सम्मान करना पड़ेगा। यू कांट क्रिएट अ शील्ड ऑफ योर रिलीजन कि हमारे यहां ऐसा नहीं है, तो सामने वाला भी नहीं मानेगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है, मैं तो जान जान के देखता हूं कि सामने वाला रिस्पेक्ट चाहता है, वो जान के अस्सलाम वालेकुम करता है, मैं भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम करता हूं। मुझे क्या समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, एंड गॉड जो सुप्रीम पावर है, मैं उसे मानता हूं, पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, अल्लाह को रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे कलमे में कोई समस्या नहीं, किसी चीज में कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे उस रिस्पेक्ट में समस्या है जो आप तो चाहते हैं, लेकिन आप किसी को वो उस लेवल पर, इक्वल लेवल पर देना नहीं चाहते। तो एक्सपेक्ट तो वो भी करेगा जिससे आप रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये एक बेसिक थॉट है जो सबको समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही आ रही है, समझने को रेडी नहीं है,
और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस पे कभी चर्चा ही नहीं कर रहा। और यहीं से कलेश शुरू होता है, जो मतलब कलेश है ना, जो वो शुरू हो रहा है कि पहली बार इन्होंने भी वही स्टैंडर्ड यूज करने शुरू कर दिए जो इस्लाम यूज कर रहा था, या जो एक इस्लाम नहीं, मुसलमान यूज कर रहा था। एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड्स? कि पूरी दुनिया को काफिर कहा। अब दुनिया ने, खासकर यूरोप ने, जानबूझकर अपोज करने के लिए जो यहां कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जानबूझकर पिन आउट करना शुरू कर दिया। नतीजा उसका कि अब वो पेन जो है वो रिएक्शन की फॉर्म में आ रहा है। नुपुर शर्मा के मामले में तो सर तन से जुदा, तो बीजेपी पे प्रेशर, उन्होंने मान लिया, ये मान नहीं रहे। स्वीडन की गवर्नमेंट के सामने कहा, स्वीडन की गवर्नमेंट को कहा कि भाई मैं टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान जलाऊंगा। स्वीडन की गवर्नमेंट ने उसको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की कि हां चला ले, क्योंकि उनके देश में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब टर्की कह रहा है कि तेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से मेरी इंसल्ट हो गई, तो अब स्वीडन कह रहा है कि तेरी इंसल्ट से ज्यादा इसकी फ्रीडम जरूरी है। यह लड़ाई है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड भड़का हुआ है। स्वीडन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब यहां इस टर्की से पूछा जाए, जो हया सोफिया के अंदर आपने किया कि आपकी इंसल्ट या इमोशन पार्ट है, तो हया सोफिया के अंदर जो 3% क्रिश्चियंस हैं उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट और इमोशन होगा। या सऊदी अरेबिया से पूछा जाए कि भाई, या दूसरे दुनिया से पूछा जाए जहां आपने मंदिर तोड़े, चर्च तोड़ी, वहां उनके इमोशन रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। अगर इमोशन की बात है और इंसल्ट की बात है, भाई मेरा अगर मंदिर तोड़ेंगे तो इंसल्ट और इमोशन दोनों ही मेरे हैं, तो क्या उसमें 1% रिग्रेट फील हुआ? तो सवाल सिंपल सा है, इज इक्वल्स टू की थ्योरी वहां बैठती है। अब उसे समझने के लिए ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक डिबेटेबल इशू है, और मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक थॉट तो समझना पड़ेगा कि क्या सामने वाले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्ट और दूसरी चीजों की, क्या आप वही स्टैंडर्ड अपने लिए फॉलो कर पा रहे हैं कि सामने वाले को आप भी वही रिस्पेक्ट दें? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा। 57 कंट्रीज हैं और ऑयल वगैरह पे कंट्रोल है, तो 57 कंट्रीज और ऑयल पे कंट्रोल होने की वजह से कहीं ना कहीं, और इंट्रोस्पेक्शन ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और स्वीडन वगैरह अल्ट्रा लेवल पर डेवलप्ड हैं, अल्ट्रा लेवल की इनकी सब चीजें हैं, तो इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सिचुएशन जो है वो काफी हद तक क्या नाम है, डिटीरियोरेटरी फॉर्म में आ चुकी हैं। और यहां कहीं ना कहीं एक इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन उन पे असर नहीं पड़ रहा। भाई यहां नुपुर शर्मा वाले मामले में इंडिया पे असर पड़ा, इंडिया ने, बीजेपी ने उसको बाहर कर दिया, और वो आज भी प्रोटेक्शन वगैरह तो भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी मसले में है। कन्हैया कुमार को सरपंच से जुदा कर दिया, अमरावती केस हो गया, और बहुत सारे, लेकिन है मामला ऐसा ही। अब यहां दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है यहां पर कि असलियत में जियोपॉलिटिक्स कहां है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की यहां बात करें तो एक चौथा डायमेंशन जियोपॉलिटिक्स भी है, इसे भी थोड़ा सा तो समझना चाहिए अच्छे खासे लेवल पर, कि देखो यहां यूक्रेन वॉर चल रहा है, और इस यूक्रेन वॉर के मामले में यहां जो नाटो है, ये नाटो अपना दायरा बढ़ाकर स्वीडन और फिनलैंड पे जा रहा है। लेकिन एक मजे की बात यह है, स्वीडन और फिनलैंड का टर्की के साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि टर्की के जितने भी जो क्या कहते हैं उसको, रिबेलियस लीडर्स हैं, वो सारे स्वीडन के अंदर पनाह लेते हैं, और स्वीडन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टर्की तिलमिलाता रहता है कि भैया तू इसको वापस निकाल, बाहर निकाल, हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कहीं पर भी ये वापस नहीं निकालते, बाहर नहीं निकालते, और ये कहते हैं कि ये उनका पॉलिटिकल राइट है और हम उसे सपोर्ट करते हैं। यानी ये टर्की का पॉलिटिकल राइट है,
और सॉरी ये टर्की के रिबेलियस लीडर्स का पॉलिटिकल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो स्वीडन उन सबको सपोर्ट करता है। टर्की इस कुर्दिस्तान मामले के अंदर, टर्की के रिबेलियस लीडर्स के मामले के अंदर चिढ़ा रहता है। अब नाटो का जब एंट्री की बात आई तो टर्की को कहीं ना कहीं नाटो की एक नब्ज मिल गई कि अगर नाटो का एक भी मेंबर कहता है नो मतलब नो। अब रशिया यहां समझ गया और रशिया ने क्या किया कि मुझे ऐसा लगता है एक माहौल क्रिएट कर दिया, या फिर वहां एक सेपरेटिस्ट लीडर जो क्या नाम है रासमस है, उस सेपरेटिस्ट लीडर ने एक काम किया, उसका अनड्यू बेनिफिट कहो या हिडन बेनिफिट रशिया को मिल गया। जियो पॉलिटिक्स में और खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस तरीके से मिसयूज होता है, मुद्दा कोई होता है, उठाया कोई सा जाता है, फायदा कहीं से मिलता है और किसी और को मिलता है और परेशान कोई हो जाता है, और लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या। यहां रासमस ने उठाया एक मुद्दा, टर्की भड़क गया। नाटो ने बड़ी मुश्किल से टर्की को समझाया था कि भाई मान जा, टर्की एक बार को शायद मान भी गया लेकिन एकदम से भड़क गया। अब रशिया बल्ले बल्ले में कि इन दोनों की एंट्री फिर दोबारा रुक गई। रशिया बल्ले बल्ले कि भैया इन दोनों की एंट्री फिर दोबारा से रुक गई। ये जियोपॉलिटिक्स है। अब इसे किस डायमेंशन में पढ़ा जाए वो एक अलग मैटर है, आपकी इच्छा है, लेकिन डायमेंशंस तो इसी लेवल पर होती हैं, इस तरीके से होती है, ये हमें सबको समझना पड़ेगा। तो असली मुद्दा जो था दोस्तों मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।